ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग। और चाइना पहला देश बन गया है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के मामले में। आज चाइना की एयरफोर्स इतनी आगे निकल चुकी है कि उसके पास 2000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 700। और चाइना के पास तो कई सारे बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी हैं जो भारत के पास है ही नहीं। चाइना ऐसा प्लान भी कर रहा है कि जो उसके 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो 40 कम से कम 40 पाकिस्तान को बेच दे, ऐसी वो प्लानिंग कर रहा है। और ये बात भारत के लिए काफी ज्यादा एम्बैरसिंग हो जाती है, क्योंकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो भारत के पास अभी तक वो भी नहीं है। तो कैसे इंडियन एयरफोर्स इस हालत में पहुंच गई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। 1947 में आजादी के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स भारत को विरासत में मिली थी, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और इसको वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्टिंग रोल प्ले करने के लिए क्रिएट किया गया था। एक तो स्टार्टिंग में ही जो रिसोर्सेज थे वो काफी ज्यादा कम थे, ऊपर से जब देश का बंटवारा हुआ तो इसके 17.5% रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास चले गए, तो फिर हालत और खराब हो गई। 1950 आते आते सरकार ने रॉयल इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो इसमें ब्रिटिश एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, लेकिन 1950 में कैनबरा और वैम्पायर जैसे एयरक्राफ्ट इसमें इंडक्ट किए गए। डिवीजन के जस्ट बाद पाकिस्तान से जो वॉर छिड़ी थी उस वॉर को मोस्टली इंडियन आर्मी ने ही लड़ा था, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने लॉजिस्टिकल और सपोर्टिव रोल प्ले किया था। इस वॉर ने भारत सरकार को ये महसूस कराया कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स होनी चाहिए जो ना सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करे बल्कि ऑपरेशन को भी खुद से कैरी आउट करने की क्षमता रखे। इसके बाद भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्रेंच ऑरिजिन के डसाल्ट, ऑर्गन और मिस्टियर नाम के एयरक्राफ्ट खरीदे और सोवियत यूनियन से मिग-29 नाम के एयरक्राफ्ट खरीदे, जो आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बने। इसके बाद सरकार को लगा कि उनको भारत में ही एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तो उन्होंने 1960 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL को एस्टैब्लिश किया और HF-24 मारुत वो पहला एयरक्राफ्ट बना जिस पर HAL ने काम शुरू किया, जिसको डिजाइन तो ब्रिटेन में किया गया था लेकिन HAL को इसको पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर करना था। इंडियन एयरफोर्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम शुरू कर ही पाई थी कि 1962 में इंडिया चाइना वॉर छिड़ गई, जिसने इसकी कमियों को और भी ज्यादा उजागर कर दिया और जो बची कुची कसर थी वो 1965 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर ने पूरी कर दी। क्योंकि इसमें नंबर्स में तो एयरक्राफ्ट इंडिया के पास ज्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान के पास में F-86 सैब्रिज जैसे एयरक्राफ्ट थे जो कि काफी ज्यादा एडवांस थे, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही ज्यादा चैलेंज किया। इस वॉर ने सरकार को एहसास दिलाया कि एयरक्राफ्ट की क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी मैटर करती है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने सुपरसोनिक जेट की एक्वायरिंग प्रोसेस को और ज्यादा तेज कर दिया। इसके अलावा सरकार ने इंडियन एयरफोर्स में Su-7 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट भी इंडक्ट किए, जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस थे। सरकार के उठाए गए इन कदमों का जो रिजल्ट था वो इंडियन एयरफोर्स ने उनको दिखाया 1971 के वॉर में, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को ईस्टर्न सेक्टर में पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया और एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में उभरकर सामने आई। 1971 का जो वॉर था ये IAF के लिए एक पीक टाइम था। बेशक ये वॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए पीक टाइम था, लेकिन इस वॉर ने कई सारी चीजों को एक्सपोज भी किया, जैसे सोवियत यूनियन पर IAF का हैवियर अलायंस, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट मारुत का अंडर परफॉर्मेंस। लेकिन इस सब के बावजूद भी IAF ने मिग-29 और 27 जैसे एयरक्राफ्ट्स को अपने फ्लीट में ऐड किया, Mi-8 और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर भी इंडक्ट किए। लेकिन ये एयरक्राफ्ट्स एडवांस रडार्स और बॉम्बिंग कैपेबिलिटीज में काफी पीछे थे। 1960s में भी इस सब के बावजूद इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को अपनी फ्लीट में शामिल करने का काम किया इंडियन एयरफोर्स ने, और 1990 आते आते इंडियन एयरफोर्स का जितना भी एयरक्राफ्ट का हिस्सा था उसका 70% मिक्स सीरीज से ही भरा पड़ा था। इंडियन एयरफोर्स सोवियत यूनियन पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करने लगी थी और इसी डिपेंडेंस को कम करने के लिए सरकार ने यह डिसीजन लिया कि वो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट यानी कि भारत में ही
तैयार किए गए एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में शामिल करेगी और इसीलिए तेजस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था मिक्स सीरीज को रिप्लेस कर देना। लेकिन अब तक तो पाकिस्तान के पास F-17 जैसी एयरक्राफ्ट आ चुके थे और इन्हें काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपनी फ्लीट में फ्रेंच ओरिजिन का मिराज 2000 और ब्रिटिश ओरिजिन का जगुआर इंडक्ट किया। इंडक्शन की वजह से 1980s के खत्म होते होते इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थी वो 40 तक हो चुकी थी। लेकिन 1990 से 1996 के बीच का जो टाइम था ये आईएएफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि इसी दौरान सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से मिक्स सीरीज की जो सप्लाई चेन थी वो अफेक्ट हुई बहुत ही ज्यादा और जिसकी वजह से भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुए, जिससे कि आईएएफ को बजट कम मिला और इसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो फिर से नीचे जाने लगी। तो सरकार ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया और रसिया के साथ 1996 में एक डील साइन की, जिसके अंडर सुखोई 30 MKI को इंडक्ट करने का फैसला किया गया, जो कि आगे चलकर इंडिया की बहुत ही तगड़ी सी बैकबोन बना। कारगिल वॉर आते आते इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थी वो 30 के आसपास थी। इस वॉर में मिराज 2000 का यूज करते हुए आईएएफ ने पाकिस्तानी बंकर्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और भारत को स्ट्रेटेजिक बढ़त दिलाई। इस वॉर में आईएएफ को यह महसूस हुआ कि उनको नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, एडवांस रडार्स की जरूरत है, बेटर प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स की जरूरत है, बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और इसी को केटर करने के लिए आईएएफ ने अपनी फ्लीट में Su-30 MKI को बड़े नंबर्स में शामिल किया, जिन्होंने आगे चलकर मिक्स सीरीज को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अभी भी जो तेजस प्रोग्राम था वो डिले झेलता जा रहा था। जिस हिसाब से मिक्स सीरीज के जहाज रिटायर हो रहे थे, उस रेशियो में नए एयरक्राफ्ट जुड़ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थी वो लगातार कम होती चली जा रही थी। गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2007 में मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कॉमेट यानी MMRSA टेंडर निकाला, जिसके अंडर 126 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना था। इस टेंडर में राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, बोइंग FA-18 जैसे एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन आईएएफ की पहली पसंद बना डसाल्ट राफेल। ये डील 2007 में पूरी होनी थी, जो कि 2016 में पूरी हुई और ओरिजिनली 126 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना था, जबकि खरीदे सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट गए, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की जो शॉर्टेज थी वो बनी ही रही। लेकिन एयरक्राफ्ट की कमी कम खले इसको पूरा करने के लिए रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑर्डर किया गया। वहीं इंडिजीनस तेजस प्रोग्राम की स्थिति कुछ ऐसी थी कि 31 मार्च 2006 को HAL को 20 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दिए गए, जिनको 2011 में पूरा होना था, जिसमें से 16 सिंगल इंजन थे और 4 ट्विन इंजन थे। ये डिलीवरी 2011 की बजाय 2024 में पूरी हुई। इसके बाद HAL को 20 और एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए गए, जो डिलीवरी 2016 को पूरी होनी थी, लेकिन ये भी 2024 में ही पूरी हुई। डिले के बावजूद भी 2021 में भारत सरकार ने तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए HAL को 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि 8 साल में पूरा होना है, जो लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। तेजस मार्क 2 की बात करें तो उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। M का, जो कि इंडिया की प्रपोज्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। इन डिलेज का परिणाम यह है कि आज स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ सिर्फ 31 रह गई है, जिसमें से 2 राफेल की हैं और बाकी की बची हुई सुखोई 30 MKI की हैं, 2 मिराज 2000 की हैं। आईएएफ की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में शॉर्टफॉल का परिणाम ये है कि अब फ्रंट वॉर तो भूल ही जाइए, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को रोक कर रखे, यही बड़ी बात है। साउथ एशिया में आईएएफ की जो एक सुपीरियोरिटी हुआ करती थी वो भी अब डगमगाने लगी है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये शॉर्टफॉल कैसे कंट्रोल में आ सकता है, हम इससे कैसे उभर सकते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, कि इसको अपने इंडिजिनस प्रोग्राम तेजस और एमका को रफ्तार देनी होगी, और ये रफ्तार सिर्फ तभी बढ़ सकती है जब प्राइवेट प्लेयर्स भी मैदान में आ जाएं। और HAL क्योंकि सरकारी कंपनी है तो उसको डेडलाइन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और सोचो अगर कि वो अपनी स्पीड बढ़ा भी देगी तब भी उसको 9 से 10 साल लग जाएंगे इन एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर करने के लिए। तो तब तक के लिए भारत सरकार ने MMRCA 2
2.0 नाम का टेंडर निकाला है, जिसके अंडर 114 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना है। इस डील को भारत सरकार को बहुत ही जल्दी पूरा करना होगा, तभी ये शॉर्टफॉल 3 से 4 सालों में पूरा हो पाएगा। IAF के अंदर सरकार को 114 एयरक्राफ्ट को जल्दी ही इंडक्ट करना होगा। तो फिलहाल तो हमारे इंडियन एयरफोर्स की स्थिति थोड़ी सी डगमगाई हुई है, लेकिन हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जल्दी ही आ जाएगा, तेजस का इंडिजिनस प्रोग्राम भी जल्दी ही आ जाएगा। तो अगर आपको इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा हुआ ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।